सिस्टम या फिर सीबीएस सिस्टम, जो भी मतलब है, जिस तरह ज़्यादा वोट पड़े तो इंशाल्लाह वो स्टार्ट कर लेंगे। ये जितने स्टूडेंट्स आए ना, फिर उस हिसाब से हम डिस्कस कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। हमारी फार्माकोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आ गई थी? हमारी फार्माकोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम में थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी, एक पेज रह गया था तकरीबन, आता 1.5 पेज। तो इसमें ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको पढ़ाता जाता हूँ और आपने ये देखते जाना है, ठीक है। अच्छा, डायबिटिक जब हम थेरेपी पढ़ रहे थे ना, उसमें हमारी दो ड्रग्स रह गई थी। कौन कौन सी दो ड्रग्स रह गई थी? एक हमारी रह गई थी सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर, ठीक है। कौन कौन सी रह गई थी हमारी? एक दवाई, एक मेडिसिन का नाम क्या था जी? सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर टू इनहिबिटर। अच्छा जी, ये जो हमारा सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर है ना, ये होता कहाँ में? ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ठीक है। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है। सबसे पहले ये सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर जो होता है ना, ये हमारी किडनी के अंदर ना, जो हमारा नेफ्रॉन होता है ना, नेफ्रॉन नेफ्रॉन के प्रोक्सिमल पार्ट में होता है। ये किस में होता है? प्रेजेंट इन पीसीटी, ठीक है, इन पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। अच्छा, नेफ्रॉन के अंदर ना एक ना ट्रांसपोर्टर होता है, ठीक है। अगर मैं पीसीटी का आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं ना, ये देखें, ये हमारा, लेट्स सपोज ये पीसीटी का सेल है, ठीक है। ये पीसीटी है, ठीक है। ये हमारा ब्लड है और ये हमारा यूराइन है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, जो हमारा यूराइन होगा ना, यूराइन, इधर ना एक ट्रांसपोर्टर लगा होगा, इधर एक ट्रांसपोर्टर होगा, ठीक है। वो क्या करेगा? वो सोडियम को यूराइन से, ठीक है, सोडियम को और ग्लूकोज को, इन दोनों को क्या करेगा? इन दोनों को अंदर, अपने अंदर ऑब्जर्व करेगा, री ऑब्जर्व करेगा। इस अमल को हम क्या कहते हैं? रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? सोडियम और ग्लूकोज दोनों को क्या करेगा? अपने अंदर री ऑब्जर्व कर लेगा। जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ठीक है। ये क्या, ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये सारा नॉर्मल है। ये जो है ना, ये नॉर्मल है, नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है? ये क्या करता है? ये सोडियम और ग्लूकोज दोनों को इकट्ठा ना अपने अंदर रीअब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ये जब हम रीनल पढ़ेंगे ना, उसमें मैं आपको इसका सारा फंक्शन बताऊंगा ए टू जी। पर अभी हम फिलहाल सिर्फ इतना आप याद रखें कि एक ट्रांसपोर्टर होता है, इसको हम क्या कहते हैं? एस जी, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, ठीक है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, SGLT2, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये क्या करता है? सोडियम और ग्लूकोज दोनों को क्या करता है? ये दोनों को क्या करता है? ये दोनों को उठाता है और उठा के रीअब्जॉर्ब कर लेता है यूराइन से, ठीक है। ये जब ये दोनों यूराइन से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो ये मतलब है खून में आ जाएंगे ना। जब ये ब्लड में आएगा, ये इधर से इसमें आया, तो इधर में इसमें आने के बाद ये जो ये हमारा ग्लूकोज है, ये इधर जाएगा, हमारा सोडियम भी जाएगा। अच्छा, हमारा सोडियम से फिलहाल हमारा वास्ता नहीं है, हमारा वास्ता किसके साथ है? ग्लूकोज के साथ। तो ये जब ग्लूकोज ये वाला ब्लड के अंदर आएगा, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाएगा। अच्छा, हम ऐसी मेडिसिन कोई दें जिसकी वजह से ये है, ये ट्रांसपोर्टर है, ये ट्रांसपोर्टर खड़ा है, ये इनहिबिट हो जाए, ठीक है। ये क्या हो जाए? ये इनहिबिट हो जाए। इसे हम कोई ऐसी दवाई दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाए? इनहिबिट हो जाए। ये क्या हो जाए? इनहिबिट हो जाए। तो इसकी वजह से क्या होगा? ये जो ग्लूकोज है, ये पेशाब में चली जाएगी। जब ये पेशाब में चली जाएगी, यूराइन में चली जाएगी, तो हमारे इस बंदे के अंदर ग्लूकोज के लेवल कम हो जाएंगे ना। ये जो ग्लूकोज आ रहा था, ये सारा बंद हो जाएगा, ये जो ग्लूकोज खून के अंदर आ रहा था, ठीक है। इस तरह की दवाइयों को हम क्या कहते हैं? सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर। अच्छा, ये था इनका मतलब है, ये काम कैसे करती है, ठीक है। ये इनकी फिजियोलॉजी थी, ठीक है। ये क्या? अच्छा, अगर हम इनके नामों की तरफ आए ना, ये सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर जो इनहिबिटर है, इनके अंदर दवाइयाँ कौन कौन सी होती हैं? जिली जो जिलीफ्लोजन वाली दवाइयाँ होती है ना, जिनके अंत पे जिलीफ्लोजन आएगा, क्या आएगा? जिलीफ्लोजन आएगा। ये दवाइयाँ होती है ना, ये दवाइयाँ इस फैमिली के अंदर आती हैं। अच्छा, पहली दवाई कौन सी होगी जी? देखें, नाम पढ़े। पहला नाम क्या है? कैना जिलीफ्लोजन। क्या नाम है? कैना जिलीफ्लोजन, ठीक है। ये आपने बस ये चीज याद रखनी है कि जिनके एंड पे ना फ्लोजेन आया ना, फ्लोजेन, तो वो ड्रग्स कौन सी हैं आपकी? वो आपकी ये SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। और दूसरी कौन सी है? एम्पाजिलिफ्लोजन, ठीक है। ये दो दवाइयां आप फिलहाल याद रख लें। तो ये दो दवाइयां क्या करती हैं? ये दो दवाइयां हमारे पेशेंट के अंदर क्या करती हैं? उसके अंदर ग्लूकोज को यूराइन से रीअब्जॉर्ब नहीं होने देती, यूराइन की रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर देती हैं? कम कर देती हैं। क्या करती हैं? मैं लिख रहा हूँ।
इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि इनहिबिट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम किडनी। ठीक है, ये क्या करती हैं, किडनी से ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन को रोक देती हैं। अब इसकी वजह से होगा क्या, बंदे के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज यूरिया होगा। बंदे के अंदर क्या होगा, रिजल्ट्स इन ग्लूकोज यूरिया। ठीक है, ये क्या काज करवाएगी, ये क्या काज करवाएगी हमारे पेशेंट के अंदर, ग्लूकोज यूरिया काज करवाएगी। ग्लूकोज यूरिया मतलब क्या, वो उसके खून पेशाब के अंदर क्या आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है। ठीक है, अब आपको समझ लगी कि इस पेशेंट के अंदर क्या होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये थी SGLT2 इनहिबिटर। अब देखें, अब ये इसका हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया कि ये ग्लूकोज के साथ क्या करती है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब हमारी एक चीज रह गई है, वो चीज क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। अब देखें, बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया बैक्टीरिया उनको क्या चाहिए होता है, ग्लूकोज चाहिए होता है। अब हमारा जो पेशाब वाला रास्ता होता है, वहां भी बैक्टीरिया होते हैं। अगर उनको ये ग्लूकोज मिल रहा है मुफ्त में, तो वो इस ग्लूकोज को इस्तेमाल करेंगे और हमारे पेशेंट के अंदर क्या करवा सकते हैं, हमारे पेशेंट के अंदर यूटीआई काज करवा सकते हैं। समझ रहे हैं, ये ग्लूकोज इन यूराइन है। देखिए, मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये ग्लूकोज यूरिया करवाते हैं ना, पहला साइड इफेक्ट। ठीक है, इस ग्लूकोज यूरिया की वजह से क्या होगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ, इंक्रीज परसेंटेजेस या चांस, रिस्क देख रहे हैं आप। ठीक है, इंक्रीज रिस्क ऑफ यूटीआई। अच्छा, यूटीआई और अच्छा, बैक्टीरिया बढ़ गए तो बैक्टीरिया बढ़ने की वजह से बंदे के अंदर एक और बीमारी हो सकती है। तो क्या होता है, बंदे के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। क्या, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। क्या चीज, फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, ये है इसके मेन मेन साइड इफेक्ट्स हैं। अगर हम दूसरे मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट्स की तरफ जाए ना, तो मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट्स में ना, ये पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन करवा सकती है। अब डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन कैसे करवाएगी, देखिएगा, ग्लूकोज जा रहा है, ग्लूकोज, तो ये क्या करेगा, ये अपने साथ पानी भी लेगा ना, अपने साथ पानी लेगा तो क्या होगा, बंदे के अंदर डिहाइड्रेशन होगी। क्या होगी, डिहाइड्रेशन होगी। अच्छा, और क्या होगा इस पेशेंट के अंदर, ये डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म आप समझ पा रहे हैं ना, कि जब ग्लूकोज यूरिया हो गया, ग्लूकोज जाएगा उसके पेशाब के अंदर, तो ग्लूकोज अकेला तो नहीं जाएगा, वो अपने साथ पानी को भी ले जाएगा। ये पानी को ले जाने की वजह से इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगी। और क्या होगा, इस बंदे का सारा ग्लूकोज यूराइन में जा रहा है। जब इस बंदे का सारा ग्लूकोज यूराइन में जा रहा है, तो उस बंदे का वेट कट होगा, वेट लूज होगा ना, तो ये क्या होगा, वेट लूज करवाएगा। ठीक है, अच्छा, वैसे ना हम इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते हैं एक सीन में। वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड कब करते हैं, जब अगर हमारा पेशेंट गुर्दों का मरीज हो। ठीक है, क्या, गुर्दों का मरीज हो, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रीनल इंसफिशियंसी। अभी इसका क्या मतलब है, एक बंदा है, उसके गुर्दे पहले खराब हुए हैं, अगर आप उसमें ये लगा दें और उसके गुर्दों के काम को और बढ़ा दें, तो उस बंदे के अंदर क्या होगा, उसके गुर्दे खराब हो जाएंगे। इस वजह से हम क्या करते हैं, इस पेशेंट को हम क्या कहते हैं, रीनल इंसफिशियंसी के पेशेंट में हम ये SGLT2 इनहिबिटर्स नहीं देते। ठीक है, अच्छा, अगर हम आगे हैं ना, आगे ये था, ये सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर था। अगर हम आगे हैं, आगे हमारी पता है कौन सी दवाई है, आगे हमारी एक और मेडिसिन है, उसका नाम पता है क्या है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। अब ये ना बिल्कुल ना, ये है GIT का कॉन्सेप्ट। मैं आपको हल्का फुल्का समझा देता हूँ, बाकी इंशाल्लाह हम GIT में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा देखें, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर है ना, ये देखिए आप क्या करते हैं, हमारी जो ना स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें होते हैं ब्रुश बर्डर्स। इसमें क्या होते हैं, ब्रश बर्डर्स होते हैं, जहां से खुराक अब्जॉर्ब होती है हमारे इंटेस्टाइन से। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, ब्रुश बर्डर्स होते हैं। अच्छा, अभी जो ब्रुश बर्डर्स है ना, इसके ऊपर ना एक इंजाइम होता है। उस इंजाइम का क्या नाम होता है जी, उस इंजाइम का नाम होता है, उस इंजाइम का नाम होता है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इंजाइम। ठीक है, क्या नाम होता है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इंजाइम, अल्फा ग्लूकोसाइडेज। अच्छा, ये जो अल्फा ग्लूकोसाइडेज है ना, ये क्या करता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स जाते हैं ना, ये जब हम मतलब है इनकी अब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे ना, मेटाबॉलिज्म बायोकेमिस्ट्री में, तो ये वहां पे है। तो ये अल्फा से ग्लूकोसाइडेज क्या करवाता है, ये ना इनको मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करवाता है। ठीक है, ये क्या करवाता है, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करवाता है, और कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करवा के क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है, उनको उनको छोटे हिस्सों में तोड़ता है, और छोटे हिस्सों में तोड़ के उसके बाद क्या करता है, उनकी ऑब्जर्प्शन करवा देता है। ठीक है, ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, ऑब्जर्व देम। ठीक है, ये उनकी क्या करता है, उनको ऑब्जर्व कर देता है, खून के अंदर उनको ऑब्जर्व कर देता है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम वो दवाई दे रहे हैं, हम ऐसी दवाई दे रहे हैं जो इसको क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी। अब जब ये इनहिबिट हो गया, यहाँ पे एक दवाई आई है, दवाई, ठीक है, ड्रग। उस ड्रग ने आकर क्या किया है, उस ड्रग ने ये किया है कि हमारे जो पेशेंट है, उसके अंदर इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया। ठीक है, ये ड्रग आई है, ड्रग। ठीक है, ये ड्रग,
इसलिए क्या किया, इसे इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया। जब ये एंजाइम इनहिबिट होगा तो क्या वो बंदा क्या कहते हैं ग्लूकोज उसके अंदर खाना खाने के बाद क्या उसके खून के अंदर अब्जॉर्ब हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। तो अब मोड ऑफ एक्शन की मैंने आपको बता दी। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, ये जब इनहिबिट होगा इससे होगा क्या, डिक्रीज ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन। इससे अब क्या होगा, बंदे के अंदर ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन कम होगी तो अब क्या होगा, बंदे के अंदर ग्लूकोज कम हो गया तो हमने बंदे के अंदर ग्लूकोज कम करना था, हमारा ये मकसद हल हो गया। जो हम चीज जो हम फायदा हासिल करना चाहते थे इस दवाई से वो हमें हासिल हो गया कि हम इस बंदे का हाइपोग्लाइसीमिया करवाना था, हमें हो गया ना। उसकी जो शुगर बढ़ी हुई थी वो शुगर ना बढ़े तो हम उसे शुगर को कम करने के लिए हमने उसे ये दी, ठीक है। अच्छा अगर हम इसके आए ना क्या कहते हैं क्लिनिकल यूजेस के ऊपर आए, किसके ऊपर आए, क्लिनिकल यूजेस के ऊपर। इसका ना जो एक यूज है ना, मेन यूज है वो ये है कि ये पोस्ट प्रेंडियल क्या, पोस्ट प्रेंडियल स्पाइक, ये पोस्ट प्राइंडियल हाइपरग्लाइसीमिया से प्रिवेंट करता है, ठीक है। पोस्ट प्राइंडियल खाना खाने के फौरन बाद ना, अगर हम ये मतलब एक खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद ये बंदे को हम ये दवाई दे दें ना, तो उस बंदे के अंदर क्या होगा, खाना खाने से पहले तो उस बंदे के अंदर ये उसके ये जो ये इंजाइम है ना अल्फा ग्लूकोसाइडेज, वो क्या हो जाएगा, वो इनहिबिट हो जाएगा। जब उस पेशेंट का अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिट हो जाएगा तो उसके अंदर ग्लूकोज ये मतलब कार्बोहाइड्रेट टूटेंगे नहीं, जब टूटेंगे नहीं तो क्या होगा, उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो हमारे पेशेंट के अंदर क्या है, खाना खाने के बाद भी उस बंदे के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ये था आपका अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। अच्छा अब एक छोटी सी दवाई और रह गई है, वो हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं फिर हम आगे आते हैं, ठीक है। देखिएगा अगली जो हमारी दवाई है ना छोटी सी है, ये कौन सी है, अमाइलिन, अमाइलिन एनालॉग्स, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अमाइलिन कहाँ से रिलीज होता है, अमाइलिन रिलीज होता है जी हमारे, किधर से रिलीज होता है, हमारे बीटा सेल से रिलीज होता है, जहाँ से हमारी इंसुलिन बनती थी। और ये क्या करता है, ये जाता है, इसका फंक्शन क्या है, ये डिक्रीज करता है ग्लूकागॉन को, ठीक है, एंड गैस्ट्रिक एम्पटी। तो ये इसके दो काम कौन कौन से हैं जी, इसके दो काम है। पहला काम है कि ये ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल्स को, ग्लूकागॉन के लेवल को क्या करता है, कम करता है। ग्लूकागॉन के लेवल कम होंगे तो बंदे के अंदर क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा ना, उसकी शुगर कम होगी। और गैस्ट्रिक एम्पटिंग, अगर बंदे का मतलब खाना जल्दी से हजम नहीं हो रहा तो उस बंदे के अंदर जल्दी जल्दी तो नहीं हाइपरग्लाइसीमिया होगा, उस बंदे के अंदर लेट हाइपरग्लाइसीमिया होगा। इस वजह से हम क्या देते हैं, अमाइलिन एनालॉग्स देते हैं, ठीक है। इसके बस यही आप याद रखें कि ये बीटा सेल से रिलीज होता है, बीटा सेल से रिलीज होने के बाद ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन को कम कर देता है और क्या करवाता है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग करवाता है। अच्छा इसके साइड इफेक्ट्स में ना आपने दो चीजें याद रखनी है। साइड इफेक्ट्स में दो चीजें कौन सी हैं जी, इसके साइड इफेक्ट में पहली चीज जो आपने याद रखनी है वो ये है कि ये क्या करवाता है, ये करवाता है वेट लॉस करवाता है। ये क्या करवाता है, वेट लॉस करवाता है। अच्छा वेट लॉस के अलावा और क्या करवाता है, और ये करवाता है पैंक्रियाटाइटिस, क्या करवाता है, पैंक्रियाटाइटिस करवाता है, ठीक है। ये इसका साइड इफेक्ट है, ठीक है। ये दो साइड इफेक्ट आपने याद रखने हैं, इसके अलावा इसमें और याद करने के लिए कोई चीज नहीं है, ठीक है। अच्छा ये थी आपकी किसकी फार्माकोलॉजी, डायबिटीज की। अब हम आ जाते हैं आगे, ठीक है। आगे हमारी जो ड्रग्स है ना उन्हें हम कहते हैं थायोनामाइड्स कहते हैं, क्या कहते हैं जी, थायोनामाइड्स कहते हैं। क्या नाम है हमारी इन दवाइयों का, इन दवाइयों का नाम है थायोनामाइड्स, ठीक है। अब ये जो थायोनामाइड्स है ना ये दो दवाइयां हैं, बस ये पढ़नी है, आगे बाकी जो सारी है ना वो हमने बुक से ही पढ़नी है, क्योंकि ना वो ना बिल्कुल बेसिक बेसिक है, वो मैंने आपको सारी मतलब समझाई हुई है। अच्छा थायोनामाइड्स, थायोनामाइड्स, ठीक है। अच्छा जब मैंने आपको पढ़ाया था ना क्या कहते हैं, इसमें जो दवाइयाँ दो आती हैं वो कौन कौन सी हैं, एक पीटीयू है और दूसरी कौन सी है, मिथामिजोल है, ठीक है। कौन सी है, मिथामिजोल, ठीक है, मिथामिजोल, ठीक है। अच्छा ये दो दवाइयाँ, ठीक है। अच्छा देखिए जो ये दोनों दवाइयाँ हैं ना ये क्या करती हैं, ये T4 को T3 में नहीं कन्वर्ट होने देती। ये क्या है, T4 को T3 में कन्वर्ट नहीं होने देती। कैसे नहीं कन्वर्ट होने देती, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये काम कैसे करती हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये इनहिबिट करती हैं। एक मैंने आपको हार्मोन पढ़ाया, एक मैंने आपको इंजाइम पढ़ाया था, उस इंजाइम का नाम था कौन सा, टीपीओ, थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम। थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करता था, थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम ये काम करता था कि वो हमारे T3 T4 को बनवाता था, चाहे वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो, कपलिंग रिएक्शन हो, ऑर्गेनिफिकेशन रिएक्शन हो। इन सारे कामों में T3 T4 के लिए हेल्प कौन कर रहा था, टीपीओ एंजाइम कर रहा था, ठीक है। थायराइड पर ऑक्सीडेज ये क्या करती है, ये इनहिबिट करती है, ये क्या करती है, ये इनहिबिट करती है किसे,
इनहिबिट्स पीटीयू हार्मोन, ठीक है, ये क्या करती है, सॉरी 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 सॉरी, ये किसे इनहिबिट करती है, टीपीओ एंजाइम को, किसको, टीपीओ, ठीक है, ये क्या करती है, टीपीओ एंजाइम को इनहिबिट करती है, किस एंजाइम को इनहिबिट करती है, थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। अब जब थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो उस बंदे के अंदर क्या होगा, उस बंदे के अंदर रिजल्ट क्या होगा, डिक्रीज्ड, और अच्छा हाँ, ये क्या करेगा, डिक्रीज्ड T3 T4, ये क्या कर देगा, T3 T4 को कम कर देगा। अब आप मुझे कुछ ऐसी कंडीशन आप अपने दिमाग में सोचें, कुछ ऐसी कंडीशन जिनके अंदर हमारे पेशेंट के अंदर T3 T4 बढ़ होता है। ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें हमारा पेशेंट के अंदर क्या होता है, T3 T4 बड़ा होता है, हाइपरथायराइडिज्म होता है ना। तो हाइपरथायराइडिज्म में हम क्या कर सकते हैं कि हम ये दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं। अच्छा अब अगर हम इनके यूजेस की तरफ आए, देखें यूजेस, अच्छा इनके यूजेस क्या है, पहला यूज, कब यूज होता है, ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म का ये मेन इनका यूज है कि ये हम हाइपरथायराइडिज्म में लेते हैं ऐसी कंडीशन जिसमें T3 T4 बड़ा हुआ होगा, ठीक है, ये टी इनहिबिट करते हैं ना ऐसे टीपीओ एंजाइम को, जिसकी वजह से क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, T3 T4 कम हो जाएंगे। अच्छा और क्या है, हाइपरथायराइडिज्म में हम इस पेशेंट के अंदर हम पीटीयू देते हैं, ठीक है। अच्छा हाइपरथायराइडिज्म में हमने इसे यूज कर लिया, अगर हम आगे चले, ठीक है, इनके बारे में दो बातें आपने याद रखनी है। एक बात ये, पीटीयू और मिथामिसोल जो है ना, इनके बारे में आपने एक एक बात याद रखनी है, देखिएगा, पीटीयू और मिथामिजोल, ठीक है, जो ये है ना मिथामिजोल, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मिथामिजोल जो है ना मिथामिजोल, ये क्या, इसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं दे सकते, और जो हमारी क्या कहते हैं प्रोपाइल थायायूरासिल है, इसको हम सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये क्या है, टेरेटोजेनिक है दोनों, ठीक है, ये दोनों क्या है, टेरेटोजेनिक है, टेरेटोजेनिक है, ठीक है। जो पीटीयू है ये कौन से ट्राइमेस्टर के लिए है, और जो हमारा मिथामिजोल है, ये मिथामिजोल किसके लिए है, ये हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए है, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए क्या है, और ये क्या है, सेकंड एंड थर्ड। इसकी समझ लग रही है कि ये दोनों क्या है, ट्रेटोजेनिक है। ट्रेटोजेनिक मतलब क्या है, ऐसी दवाइयां जो हमारे बच्चे को हार्म पहुंचा सकती हैं, बच्चे के नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसी दवाइयों को हम क्या कहते हैं, ट्रेटोजेनिक कहते हैं, ठीक है। अच्छा आपको समझ लगी कि ये क्या है, जो हमारी मिथामिजोल है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देनी, और जो हमारी पीटीयू है ये सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में नहीं देनी आपने, ठीक है। अच्छा अगर हम आगे चले, ये थी इनकी मतलब है क्या कहते हैं, इनका एक एक साइड इफेक्ट तो ये हो गया ना, ठीक है, ये अगर हम साइड इफेक्ट पढ़ रहे थे तो इनका एक एक साइड इफेक्ट कौन सा हो गया, एक पीटीयू, ये दोनों ट्राइटोजेनिक है, उसके अलावा अगर इनकी आगे चले ना और साइड इफेक्ट कौन से हैं, इनके और साइड इफेक्ट्स अगर हम देखेंगे ना, ठीक है, तो वो पता है कौन सा है, वो है ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस, ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस, ये रेयर होता है, इतना खास नहीं होता। मेन जो है ना वो है ए प्लास्टिक अनीमिया, कौन सा है, ए प्लास्टिक अनीमिया, और क्या है, ए प्लास्टिक अनीमिया, और क्या होती है, ये हिपैटोटॉक्सिक होती है, ये बाकी मैं आपको बुक पे दिखाता हूँ अगर कुछ रह भी गया तो हमारा, ठीक है। एक क्या है, ये साइटोजेनिक होती हैं, बच्चे को हार्म पहुंचाती हैं, ठीक है, और जो हमारी ए प्लास्टिक अनीमिया और हिपैटोटॉक्सिक करवाती हैं, ठीक है। अच्छा अगर हम अगली दवाइयों पे चले ना, अगली दवाइयों पे, किनके ऊपर, अगली जो दवाइयाँ ना हमारी, ये थी थायोनामाइड सी ना, अगली दवाई हमारी पता है कौन सी है, वो है लिवोथायरोक्सिन एंड लिवोथायरोनिन। अब इनका मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, लिवोथायरोक्सिन T4 T3, ठीक है, ये इसको हम क्या कहते हैं, लियोथायरोनिन। अच्छा इनका मतलब क्या है, देखें इनका मतलब क्या है, ये यूज कहाँ होती है, ये है क्या, T4 T3 हमारे इंजाइम है ना, थायराइड के हार्मोन के इंजाइम है। अच्छा अब ये करते क्या है, देखें ये हम मतलब है यूज कहाँ होते हैं, ठीक है, यूज के इनके इनका मैंने कोई मैकेनिज्म बताने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये थायराइड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन मैंने आपको सारे पढ़ाया कि थायराइड हार्मोन क्या करते हैं, ठीक है। अच्छा इनका यूजेस क्या है, यूजेस T3 T4 किन सिचुएशन में काम हो जाता था, किन सिचुएशन में काम हो जाता था, ऐसी सिचुएशन जिनमें हमारा पेशेंट जो है मतलब हाइपोथायराइडिज्म में कम हो जाता था ना, तो हाइपोथायराइडिज्म में अगर T3 T4 कम हो सकता था तो हमने उसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करनी है, एचआरटी हमने उसे देनी है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसको हम T3 T4 लगाएंगे, जिसका क्या कहते हैं ये मसला है थायराइड ग्लैंड का, तो हम इसे कहाँ यूज करेंगे, हाइपोथायराइडिज्म में। अच्छा और कहीं यूज कर सकते हैं, हाँ हाइपोथायराइडिज्म की एक कॉम्प्लिकेशन थी,
उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। वो कॉम्प्लिकेशन कौन सी थी? मिक्स्ड कोमा थी, ऐसी थी। कौन सी थी? मिक्स्ड कोमा। ठीक है, समझ रहे हैं कि इनमें हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये T3 T4 क्या करते थे? बंदे के अंदर हार्ट रेट बढ़ाते थे। अब जब अगर हमने किसी बंदे ने ज्यादा अमाउंट में ले ली है तो बंदे के अंदर हार्ट रेट बढ़ जाएगा। अच्छा, ये क्या करवाते थे? अगर इनकी इनकी मिकदार बढ़ जाए, हीट इंटॉलरेंस करवाते थे, हीट इंटॉलरेंस करवा सकते हैं। और क्या करवा सकते हैं? ट्रिमर करवा सकते हैं, और अरिथमिया करवा सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? अच्छा, एक और बात, जो ये हमारा T4 और T3 है ना, इनमें एक एक बात लिख लीजिएगा कि जो T4 होता है ना, इसकी हाफ लाइफ ज्यादा होती है, मोर। ठीक है, इसकी हाफ लाइफ क्या ज्यादा है एज कम्पेयर टू इसकी। ठीक है, इसकी लेस है, लेस हाफ लाइफ। समझ रहे हैं? ये हाफ लाइफ लिखनी है तो लिखें। ठीक है। अच्छा, अगर हम आगे चले ना, आगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम आगे चले, ये थी हमारी लियोथायरक्सिन और लियोथायरिन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बुक पर। सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो दवाई है ये मैंने आपको पढ़ा दी, इनकी पढ़ने की जरूरत है तो मैं आपको दोबारा करवा देता हूँ। देखें, SGLT2 इनहिबिटर्स पढ़ी हमने। SGLT2 इनहिबिटर में क्या होता है? देखें, सोडियम ब्लॉक्स एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, टीसीटी। ठीक है। अच्छा, आल्सो कॉज नाइट्यूरेसिस। नाइट्यूरेसिस मतलब पानी को बाहर निकला, डिहाइड्रेशन आने इसका साइड इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, ऑस्मोटिक डाययूरेसिस, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज। वो ब्लड ग्लूकोज पेशाब में जा रहा है तो क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज कम। और क्या करवाएगा? डिक्रीज सोडियम। ठीक है, ईसीएफ वॉल्यूम कम करेगा और ब्लड प्रेशर करेगा। ठीक है। अच्छा, अब साइड इफेक्ट देखने हो तो साइड इफेक्ट क्या है? ग्लूकोज यूरिया है, ठीक है, जिसमें यूटीआई कैंडिडाइसिस है, डिहाइड्रेशन है। ठीक है, ये सारे का ये देखें, ग्लूकोज फ्लो इन यूराइन, इसका मतलब क्या है? ग्लूकोज जो है पेशाब में जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा? बंदे के अंदर ग्लूकोज यूरिया होगा, ग्लूकोज यूरिया के साथ बंदे को पेशाब ज्यादा है, पेशाब जब ज्यादा है तो उस बंदे के अंदर क्या होगा? हाइड्रेशन होगी, ये नाइट्रेट, हर चीज ये वही चीज है। ठीक है। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, इसमें दवाइयां कौन कौन सी हैं जी? एकार्बोज है, ठीक है, एकार्बोज है, और मिगटिलोल है, मिगलिटोल। अच्छा, ये दोनों करते क्या है जी? ये करते हैं इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर, जो अल्फा ग्लूकोसाइडेज है उनको क्या कर देते हैं? इनहिबिट कर देते हैं। की वजह से डिलेड कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइसिस एंड ग्लूकोज। अब हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या है? हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये है पानी की मौजूदगी में इसका टूटना। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। अच्छा, डिक्रीज पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया, मैंने बताया ना कि पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया के लिए हम इसे यूज करते हैं। अब आगे आ जाए, देखें कि हमारी अगली दवाइयाँ, इनमें देखें पीटीयू, मिथामिडोल, दोनों पढ़ाई क्या करती हैं? टीपीओ को ब्लॉक करती हैं, पढ़ाया। ठीक है, टीपीओ को ब्लॉक करेगा तो क्या होगा? हमारा क्या है? T3 T4 नहीं बनेगा। T3 T4 नहीं बनेगा तो क्या होगा? हमारे पेशेंट के अंदर हाइपरथायराइडिज्म की जो सिम्टम्स थी वो कम हो जाएंगी। ठीक है, पीटीयू आल्सो ब्लॉक्स 5D आयोडीनेज। जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई थी कि डी आयोडीन 5D आयोडीनेज एंजाइम वो होता है जो पेरीफ्री पे, मतलब है जो हमारे टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होता है, और वो क्या T4 को T3 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये पीटीयू जो है वो उसे इनहिबिट कर देती है, उसे भी इनहिबिट कर देती है। अच्छा, क्लिनिकल यूज क्या है? हाइपरथायराइडिज्म में हम यूज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो क्या है? पीटीयू इज प्राइमरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। क्या हम इसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में करेंगे? क्योंकि मिथामिजोल जो है वो पहले ट्राइमेस्टर में क्या होती है? टेराट्रोजेनिक होती है। जो मिथामिजोल है उसे हम कब यूज करेंगे? सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में यूज करेंगे, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में पीटीयू जो क्या है वो हिपैटोटॉक्सिक है। ठीक है, पीटीयू क्या है? बंदे हमारे पेशेंट बच्चे के अंदर क्या करवाएगी? हिपैटोटॉक्सिसिटी करवाएगी। अच्छा, नॉट यूज टू ट्रीट ग्रेव्स ऑप्थेल्मोलॉजी ऑप्थेल्मोपैथी। ठीक है, ट्रीटेड विद ग्लूकोकोर्टिकॉइड। अब ये इसका क्या मतलब है? जो हमारे ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी है, ये एक्साप्थल्मस है ना, इसको हम किस चीज से ट्रीट करते हैं? इसे हम ग्लूकोकोर्टिकॉइड से ट्रीट करते हैं। ठीक है, किस चीज से ट्रीट करते हैं? ग्लूकोकोर्टिकॉइड से ट्रीट करते हैं, उनमें हम ये पीटीयू ये नहीं देते। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम आगे आए तो इनका साइड इफेक्ट क्या है? ये आपको स्किन रैश, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, ए प्लास्टिक एनीमिया, हिपैटोटॉक्सिसिटी करवा सकते हैं। ठीक है, जो हमारा पीटीयू है ये हमारे पेशेंट के अंदर वैस्कुलाइटिस करवा सकता है, और जो मिथामिजोल है ये क्या करवा सकता है? ये टेट्रोजेनिक है। ठीक है, और क्या करवा सकता है? एप्लेजिया क्यूटिस करवा सकता है। अच्छा, आगे आ जाए, देखें लिवोथायरोनिन और लियोथायरोक्सिन। ठीक है, लियोथायरोनिन ये दोनों क्या है जी? ये T3 T4 एनालॉग है। ठीक है, T3 T4 के साथ काम करते हैं। अगर हमने किसी पेशेंट के अंदर ये देनी है तो उनके साथ हम एंटीसिड, बाइल एसिड और फेरस सल्फेट नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो इनकी अब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। ठीक है, अगर हम आगे चलें तो इनके क्लिनिकल यूज क्या है? हाइपोथायराइडिज्म और मिक्स्ड एडीमा। ठीक है,
और क्या ये हम वेट लूज के लिए हमारे बंदे क्या कहते हैं, यूज कर सकते हैं। अच्छा, और इनके साइड इफेक्ट क्या है, टैकिकार्डिया, हीट इंटॉलरेंस, ट्रेमर और अरिथमिया, ठीक है, ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। अब आगे आ जाए, ठीक है, ये जो अब ये दवाइयाँ है ना, ये बिल्कुल इनका आपको, अगर आपने फिजियो पढ़ी हुई है ना, तो आपके लिए ये चीजें बिल्कुल हलवा है, ठीक है। देखें, कॉनिविप्टान, अब कॉनिविप्टान का क्या मतलब है और टोलवेप्टान का क्या मतलब है, ये एडीएच के एंटागोनिस्ट होते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के अगेंस्ट काम करेंगे। अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन एसआईएडीएच में बड़ा होता था, क्या हम इसे एसआईएडीएच में एज ए ट्रीटमेंट यूज कर लेंगे। अगर आप अगली दवाई पे आएंगे डिमिक्लोसाइक्लिन, ये क्या, ये भी एडीएच के एंटागोनिस्ट है, पर ये एक एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन। ये भी किस में यूज करते हैं, एसआईएडीएच में यूज करते हैं, ठीक है। क्या एडीएच के एंटागोनिस्ट है, अब एंटी एडीएच बड़ा हुआ था, हमने एडीएच के एंटागोनिस्ट यूज कर लिया। अच्छा, डेस्मोप्रेसिन, ये क्या है, एडीएच का क्या है, एनालॉग है, एडीएच की तरह काम करेगा, एडीएच का भाई है। अब एडीएच का भाई है तो क्या करेगा, अगर एडीएच काम है तो उसकी जगह काम करेगा, कहाँ यूज करेंगे, सेंट्रल डायबिटीज इंस्पाइडस में। अच्छा, आगे चले, ग्रोथ हार्मोन। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन जो है ये मैंने पढ़ाया आपको, कहाँ यूज हो सकता है, अगर किसी बंदे के अंदर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो या टर्नर सिंड्रोम हो। अब टर्नर सिंड्रोम जो है ये फीमेल, हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, इसके अंदर एक औरत के अंदर ना, लड़की के अंदर एक क्रोमोसोम कम होता है, 45X0 इसका मतलब प्रेजेंटेशन होती है। अच्छा, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन पढ़ाया, लव हार्मोन, ठीक है। अब ये क्या करवाता है, ये हम लेबर में यूज कर सकते हैं, ठीक है, किसी के अंदर लेबर हो रही हो ना, लेबर ना आ रही हो, तो उसके अंदर हम ये दे सकते हैं। अच्छा, ऑक्सीटाइड क्या है, ये स्मैटोस्टेटिन एनालॉग है, ठीक है। बंदे के अंदर अगर एक्रोमेगैली हो रही है, कार्सिनॉइड सिंड्रोम है, गैस्ट्रिनोमा है, ग्लूकागोनोमा है, या एसोफेजियल वेरिसेस है, तो उसके अंदर एसोफेजियल वेरिसेस में फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी है, फर्स्ट लाइन ड्रग हमारी है ऑक्सीटाइड। ये आपने बात याद रखनी है इसके अंदर, ऑक्सीटाइड के अंदर, ठीक है। अच्छा, ठीक, ये होगी आपकी क्या है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ड्रग्स होगी। अच्छा, फ्लूड्रोकोर्टिसोन, अब फ्लूड्रोकोर्टिसोन क्या है, ये एल्डोस्टेरोन का भाई है। अब एल्डोस्टेरोन का भाई है तो ये क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन की तरह काम करेगा। अभी इसको यूज कब कहाँ कर सकते हैं, अगर किसी पेशेंट के अंदर एल्डोस्टेरोन के लेवल कम हो। अब कौन सा ऐसा पेशेंट है जिसके अंदर एल्डोस्टेरोन के लेवल कम थे, प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी, उसको दूसरा नाम क्या था, उसका दूसरा नाम था एडिसन डिजीज, ठीक है। उसका दूसरा नाम क्या था, एडिसन डिजीज, जिसमें हम ब्रोंज ब्रोंज स्किन देखते हैं, ठीक है, ब्रोंज पिगमेंटेशन देखते हैं। अच्छा, तो उसमें हम ये यूज कर सकेंगे, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या है, वो जो अगर हमारा क्या कहते हैं बढ़ जाए, एल्डोस्टेरोन बढ़ जाए, तो उसके वो वाले इफेक्ट है, एडीमा करवा सकता है, हार्ट फेलियर को इंक्रीज कर सकता है, और हाइपर पिगमेंटेशन करवा सकता है, ठीक है। ये एग्जर्बेशन ऑफ हार्ट फेलियर है ना, ये रीनल सिस्टम में, जब मैं आपको रास सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, तो रास सिस्टम के बाद जब मैं आपको ये हर चीज समझ लग जाएगी कि ये एग्जर्बेशन ऑफ क्या कहते हैं हार्ट फेलियर इस बंदे के अंदर बस कैसे हो सकता है, ठीक है। आ जाए आखिरी पेज के ऊपर, आखिरी पेज के ऊपर हमारा क्या है, सीना काल सेट है। अब ये जो सीना काल सेट है ये क्या करता है, सीना काल सेट पता है क्या करता है, हमारी ना कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड में, मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने सूडो सूडो हाइपो पैराथायराइडिज्म पढ़ाया था, हाइपर पैराथायराइडिज्म पढ़ाया था, ठीक है, ये चीजें मैंने वहां पे आपको पढ़ाई थी, वो हाइपो पैराथायराइडिज्म में। अच्छा, तो ये क्या है, ये बिल्कुल ना कैल्शियम की तरह काम करता है। कैल्शियम की तरह काम करेगा तो क्या होगा, हमारे पैराथायराइड हार्मोन को लगेगा कैल्शियम बढ़ गया है, तो ये क्या करेगा, कैल्शियम को पैराथायराइड हार्मोन को कम कर देगा। अब ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिनके अंदर हमारा पैराथायराइड हार्मोन बढ़ा हुआ होता है, ठीक है, वो कौन सी है, वो है सीकेडी है, ठीक है, मतलब स्कैंडी हाइपर पैराथायराइडिज्म है, या फिर प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म है, अगर हम उस पेशेंट के अंदर क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड को रिमूव करने की कोशिश की है, पर उस बंदे का पैराथायराइड ग्लैंड रिमूव नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, अगर हम आगे चलें, इसका साइड इफेक्ट क्या, हाइपोकाल्सीमिया, जब इसने कैल्शियम की तरह काम करना है, कैल्शियम तो है नहीं, ठीक है, ये कैल्शियम तो है नहीं, पर ये कैल्शियम की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये क्या है, पैराथायराइड हार्मोन के लेवल्स को कम करेगा, जो पैराथायराइड हार्मोन के लेवल्स कम होंगे तो बंदे, हाँ, टर्शरी में भी इसको हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, वो स्कैंडी हाइपर पैराथायराइडिज्म टर्शरी में चेंज हो जाती है ना। अच्छा, आगे क्या है, सवेलामेर, ये सवेलामेर जो है ना, ये ना हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती है ना, उसके अंदर जो पोटाशियम होता नहीं है उसके साथ बाइंड हो जाता है, उसके साथ बाइंड होगा तो उसको ना फीसेस के थ्रू बाहर निकाल देगा। अभी फीसेस के थ्रू बाहर निकाल देगा तो इस वजह से क्या होगा, अगर हमारे किसी पेशेंट के अंदर, नहीं नहीं, सॉरी, मैं पोटाशियम बोल गया, ये पोटाशियम नहीं, फास्फेट है, ठीक है। क्या ये हमारे जो इंटेस्टाइन के अंदर फास्फेट होगा ना, ये उसके साथ जाके बाइंड करेगा, ठीक है, उसके साथ बाइंड करके उसको यूराइन के अंदर जो फीसेस के थ्रू बाहर निकाल देगा। अब ये फीसेस के थ्रू बाहर निकालेगा तो हम इस पेशेंट, ये हम किन पेशेंट के अंदर यूज कर सकते हैं, जिनके अंदर ब्लड के अंदर ऑलरेडी फॉस्फेट का लेवल बढ़ा हो। अब फॉस्फेट का लेवल कब बढ़ा होता है, फॉस्फेट रिमूव कहाँ से होता है, किडनी से होता है। अगर किडनी बंदे का फेल है, ये किडनी की बीमारी है कोई, ठीक है, जिसकी वजह से किडनी अपना काम ठीक तरह नहीं कर पा रहा, उन सारी सिचुएशन में हम बंदे के अंदर ये लगा सकते हैं, ठीक है।
सवेला में, ठीक है। ये क्या हम यूज कहाँ करते हैं, हाइपरफॉस्फेटेमिया में। अच्छा, कैटाइन एक्सचेंज रेजल्ट, कैटाइन आयन, कैटाइन एक्सचेंज रेजल्ट। अच्छा ये क्या है, इनके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा ये पेट्रियोमर है, सोडियम पॉलीस्टाइरीन और जिरकोनियम है, ठीक है। ये तीन चीजें, ये आपने मतलब इनके नाम एक बार याद रख लेने हैं, ठीक है। ये हम हाइपरकैलेमिया में ट्रीट करते हैं। ये क्या करते हैं, ये पोटाशियम के साथ बाइंड करते हैं, पोटाशियम के साथ बाइंड करके ना, ठीक है, उसको फीसेज में एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है। ये हम यूज कहाँ करते हैं, हाइपरकैलेमिया में यूज करते हैं। इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, ये हाइपोकैलेमिया करवाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं 1 मिनट इसके स्टार्ट पर, ठीक है। अच्छा आगे जरा, ये हमारा एक टॉपिक रह गया, थायराइड की डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें सिर्फ आपने ना 2 लाइनें करनी है। एक, जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है ना, ठीक है, थायराइड डिवर्टिकुलम, थायराइड जो हमारा ग्लैंड होता है, ये अराइज कहाँ से करता है, फ्लोर ऑफ प्रिमिटिव फेरेक्स एंड डिसेंड इनटू नेक, ठीक है। ये अराइज कहाँ से करता है जी, अराइज करता है हमारी, अराइज करता है हमारी, क्या कहते हैं, फेरेंक्स से, और आके नीचे नेक के ऊपर आके बैठ जाता है, ठीक है, एडम्स एपल के ऊपर, ठीक है। और आपने एक और बात याद रखनी है कि ना, ये बाकी सारी चीजें आप भूल जाए, ठीक है। एक चीज आपने ये याद रखनी है, वो क्या है, देखिए, वो चीज ये है कि मोस्ट कॉमन एक्टोपिक थायराइड टिश्यू साइट इज टंग। क्या है, मोस्ट कॉमन, ठीक है। एक्टोपिक थायराइड होगा ना, अपनी नॉर्मल जगह के अलावा कहीं और होगा, तो वो लोकेशन कहाँ पे होगी, टंग होगी, बिलो टंग होगी, ठीक है। इसे लिंगुअल थायराइड भी कहते हैं, ठीक है। समझ लग रही है आपको मेरी बात की। अच्छा अब नीचे आ जाए, नीचे ये एक टॉपिक है बड़ा अहम, हालांकि ये इधर का है नहीं, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। इसका क्या नाम है, थायरोग्लोसल, थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट। अच्छा एक हमारी ना थायरोग्लोसल डक्ट होती है, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। अच्छा अब ये स्ट्रक्चर देखें, ये क्या है हमारा, ये सारा क्या है, ये थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। ये क्या है हमारा, थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। और ये क्या हमारी पड़ी है, ये हमारी पड़ी है हायोइड बोन पड़ी है, ठीक है, हायोइड बोन पड़ी है। अच्छा अब जो ये है ना, ये जो ये नाली से गुजर है, ये और इधर, ठीक है। ये नाली ऊपर जाके ना हमारी जबान के साथ आई थिंक कनेक्ट होती है, ठीक है। ये जो था, ये हमारी थायरोग्लोसल डक्ट है ना, ये जो है ना, ये इसमें क्या हो गया, इसमें अगर पानी भर गया, इसमें क्या, इसमें पानी भर गया, इसमें ये जो ये सारी है, ठीक है, इसमें करके पानी भर गया, ठीक है, पानी की थैली बन गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, थायरोग्लोसल सिस्ट कहेंगे, ठीक है। इसका एमसीक्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ का है नहीं, सर्जरी का है आई थिंक सो, ये हम वहीं पढ़ेंगे। पर आप फिलहाल, आप अभी आप हम पढ़ रहे हैं क्योंकि बुक के ऊपर लिखा हुआ है, तो इसमें आपने 2 बातें याद रखनी है। एक, प्रेजेंट है इंटीरियर मिड लाइन नेक मास दैट मूव्स विद swallowing, और प्रोट्रूजन ऑफ टंग। जो ये लाइनें है ना, ये 1.5 लाइन है, ये आपने कभी नहीं बोलनी, क्योंकि सिर्फ ये जो येलो कलर से मैंने मार्क किया ना, ये आपका एमसीक्यूज है। वो आपको लंबी चौड़ी हिस्ट्री देगा, ठीक है। फिर प्रेजेंटेशन पे क्या कहेगा कि उसके ना, मतलब है मास है नेक के ऊपर, ठीक है। नेक का मास है, जब वो ना मतलब जबान को बाहर निकालता है, जबान को बाहर निकालता है, तो उस पेशेंट का क्या है, उसका जो वो मास है ना, वो हिलता है, तो आप इसे क्या कहेंगे कि ये थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट है, ठीक है। अच्छा आगे चले, थायराइड फॉलिकुलर सेल और पैराथायराइड पैराफॉलिकुलर सेल, ठीक है। ये अराइज कहाँ से होते हैं, थायराइड के फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये अराइज होते हैं एंडोडर्म से, किसे होते हैं, एंडोडर्म से। जो हमारा पैराफॉलिकुलर सेल है, ये फोर्थ फेरेंजियल पाउच से अराइज होते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन, ये था आपका मतलब टॉपिक, ये आपका एंडोक्राइन सिस्टम फिनिश हो गया, ठीक है। इंशाल्लाह कल हम इसका एक टेस्ट लेंगे छोटा सा, ठीक है। टेस्ट लेके उसके बाद इंशाल्लाह हम कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे हम, अगले सिस्टम की तरह जाएंगे, रीनल या सीवीएस या जो भी हम डिसाइड हुआ, ठीक है। ओके, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, कल नहीं परसों मुलाकात होगी, कल हम पेपर रखेंगे, ठीक है। इंटर तैयारी करिएगा, तैयारी करके पेपर मैं बनाऊंगा खुद ही, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।